और खबरों की शुरुआत जम्मू कश्मीर से आ रही अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर की खबर है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई में मसरूफ है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो जम्मू कश्मीर के शोपियां से खबर, एनकाउंटर की कार्रवाई में मसरूफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस। अहम खबर, लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एनकाउंटर से मुतालिक यह खबर है। कार्रवाई में मसरूफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस। एक और अहम खबर, मगरिबी बंगाल इंतखाबात के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन की नई हिदायत जारी हुई है। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक तशहीर पर पाबंदी रहेगी। तो बंगाल इंतखाबात के 3 मराहिल अभी बाकी हैं। इसी को देखते हुए, कोरोना के खतरे को देखते हुए अब नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही तशहीर की इजाजत है। तो बेहद अहम खबर, मगरिबी बंगाल इंतखाबात से जुड़ी हुई, जहां अभी 3 मराहिल बाकी हैं, 3 फेजेस बाकी हैं। और जिस तरह से कोरोना का खतरा लगातार दूसरी रियासतों की तरह बंगाल में भी देखा जा रहा है, इसी के पेश नज़र ईसी ने अब नई हिदायत जारी की है। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक ही तशहीर की इजाजत है। एक और अहम खबर, दिल्ली में 25,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आने के बाद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एलजी के साथ एक अहम मीटिंग करते हुए लॉकडाउन का बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में आज रात 10 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। इस दौरान तमाम जरूरी खिदमत को बंद नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को जरूरी करार देते हुए दिल्ली के लोगों से मुकम्मल ताउन की अपील की। केजरीवाल ने साथ ही माइग्रेंट मजदूरों से भी दिल्ली में रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत माइग्रेंट मजदूरों का पूरा ख्याल रखेगी। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है। तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते। तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। और दिल्ली में लगाए गए 6 रोजा लॉकडाउन पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल सामने आ रहा है। इसी तरीके से घर ही में रहना पड़ेगा क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकते। अब जैसे है कुछ करके गुजारा तो करना ही पड़ेगा, बच्चों को तो पालना ही है किसी तरीके से। अब रह गई केजरीवाल जी की बात, उन्हें भी लॉकडाउन लगाना क्योंकि स्थिति ज़्यादा गंभीर हो रही थी दिल्ली की, इसलिए उनका भी उचित ही है लॉकडाउन लगाना। बहुत मुश्किल हो गया जी, हमको तो आने जाने में तकलीफ है, काम नहीं करेंगे तो पैसा किधर से आएगा। लॉकडाउन लग गया सर, पर दिक्कत तो हमारे लिए है। अब देखो कंपनी अगर तनख्वाह देगी तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत तो है ही। अब जैसे भी होगा करना पड़ेगा। अब बीमारी फैली रही है इतना ज़्यादा, तो इसमें घर में बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसका यही बचाव है कोरोना। और दिल्ली में 6 रोजा लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही शराब की दुकानों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग अपना तमाम कामकाज छोड़कर लॉकडाउन के दौरान शराब का स्टॉक जमा करने में लग गए हैं।
सूरत में मोटावरछा इलाके में एक कम्युनिटी हॉल को कॉरपोरेशन ने कोविड अस्पताल बनाया है। यहां आसपास के लोगों को रखा जाता है। यहां आने वाले ज्यादातर मरीज नॉर्मल सिम्टम्स वाले हैं। इस सेंटर में आने वाले अफराद में तनाव को दूर करने के लिए कई तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसमें कॉमेडी, गरबा और मौसीकी के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है ताकि यहाँ भर्ती लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ निकाला जा सके। डॉक्टर्स का कहना है कि तफरीह और हंसने से ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहता है, जिससे रिकवरी जल्दी होती है। बिहार में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 8,690 मरीज सामने आए, जबकि 27 लोगों की मौत हुई। पटना में दुकानों, मकानों और मार्केट में जगह जगह सैनिटाइजिंग किया जा रहा है। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अमित कुमार ने। पटना में बढ़ते संक्रमण पे नियंत्रण करने के लिए जो है एक बार फिर से सैनिटाइजेशन का काम जो है वो नगर निगम की तरफ से शुरू किया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे नगर निगम के जो कर्मी हैं वो पटना के जो अलग अलग इलाके में हैं वहाँ पे जाकर के इस तरह से सैनिटाइज कर रहे हैं। बिल्डिंग्स है, मार्केट है, सभी जगहों पे जो है सैनिटाइजेशन का काम जो है वो किया जा रहा है। लगातार जो कोरोना का संक्रमण जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, जिसके बाद एक बार फिर से जो है नगर निगम के कर्मियों ने जो कोरोना वॉरियर्स हैं इन्होंने मोर्चा संभाला है और पटना के विभिन्न इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम जो है वो शुरू किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नगर निगम का कर्मी जो है वो सैनिटाइजेशन इनके द्वारा किया जा रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है, तेज़ी से पांव पसार रहा है, उस पर नियंत्रण किया जा सके। और उसी के तहत ये जो कार्रवाई है एक बार फिर से शुरू हुई है। लोगों से अपील भी लगातार राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग जो है वो कर रहा है कि आप कम से कम जो है ज़रूरत पड़ने पर ही ज़रूरत हो तभी आप अपने घरों से निकलें और सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग जरूर करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और वहीं गाजियाबाद में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से इंतजामिया भी अलर्ट पर है। सिलेंडर की फराहमी की कोशिश जारी है। बाद में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की खपत में बहुत ही कमी हो रही है। इस समय हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचे हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं। ये वही सिलेंडर है जिनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता इस समय पड़ रही है और जिलाधिकारी ने भी आदेश पारित किया है कि अब ऑक्सीजन सिलेंडर की जो सप्लाई है वह इंडस्ट्रियल में नहीं दी जाएगी। हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर ने बात करने के लिए इन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं और आपका मेरा नाम संजय बजाज है और मैं अभी गैस के नाम से मेरा मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई का काम है। सर, कितनी आवश्यकता पड़ रही है? हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नजर आ रही है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा आवश्यकता बढ़ गई है एकदम से, मतलब 20-20, 30-30 गुना जो है सप्लाई बढ़ गई है। जिलाधिकारी ने जो आदेश दिया है कि इंडस्ट्रियल में नहीं दी जाएगी है। जी, तो इसमें क्या कहना है सर आपका? नहीं, बिल्कुल सही है सर। मैं तो यही कहता हूँ कि पहले आदमी की जान है, उसके बाद इंडस्ट्री है। सर, कितने हॉस्पिटल में सप्लाई की जाती है आपकी? मेरी सप्लाई जो है 4-5-6 हॉस्पिटल में सप्लाई है। और सर, नाम क्या है? जैसे संतोष हॉस्पिटल है, नवीन हॉस्पिटल वैशाली है, कैलाश हॉस्पिटल 71 में है आपके। ये बड़े हैं मेरे पास मेजर, और बाकी छोटे हैं कुछ। सर, क्या डायरेक्ट हॉस्पिटल से डीलिंग है आपकी या किस माध्यम से जाती है? डायरेक्ट हॉस्पिटल में मेरा सप्लाई है। तो सर, एक बार जो सिलेंडर दिखा दीजिए, मतलब कौन कौन से प्रयोग होते हैं? ऑक्सीजन की जो ज्यादा कमी रहती है, ये किस किस सर प्रयोग में होते हैं ज्यादातर? ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है। अच्छा, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, यही लगता है जो उनकी पाइपलाइन लगी हुई है। सर, इंडस्ट्रियल में इसकी आवश्यकता क्यों बढ़ती है? इंडस्ट्रियल में जो है ये लोहा काटने के और वेल्डिंग करने के काम में आता है। ठीक है, हमारे साथ ये डिस्ट्रीब्यूटर थे जो बता रहे थे कि इस समय जिलाधिकारी ने आदेश भी पारित किया है। अब जो खपत है वह हॉस्पिटल में ज्यादा की जाएगी और इंडस्ट्रियल में ये खपत कम दी जाएगी। गाजियाबाद से नेटवर्क 18 के लिए मैं रोहित सिंह। और एमपी में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच हुकूमत ने ऑफलाइन इम्तिहान के फैसले को तर्क करके ऑनलाइन तरीके से इम्तिहान लेने का फैसला किया। मध्य प्रदेश के वजीर बराए आला तालीम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि इम्तिहान के इनेकाद के साथ इंसानी जिंदगी बेहद ज़रूरी, इसीलिए वज़ीर आला से मशवरे के बाद यूजी 3rd ईयर और पीजी फाइनल ईयर के इम्तिहान का इनेकाद ऑफलाइन तरीके से न करवाकर ऑनलाइन तरीके से करवाने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री से इस बात की अनुमति प्राप्त कर ली है कि इस साल यूजी पीजी की परीक्षा जो हम
कक्षाओं में बैठ के कराने वाले थे पेन पेपर के माध्यम से, अब नए निर्णय के हिसाब से यूजी, पीजी या स्नातक और स्नातकोत्तर की जो परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं अब हमारे बच्चे ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से दे पाएंगे, जिसके आधार पर हमको कॉलेज में आकर के कक्षा हॉल में बैठ के परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नजदीक के कलेक्शन सेंटर पर जाकर के अपने अपने विश्वविद्यालय के निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से वो परीक्षा दे पाएंगे। हमारा सबका भाव ये कि कोरोना के कारण से किसी भी के परिवार में कोई घटना नहीं हो जाए, सबको प्रत्येक को कोरोना से बचाना भी हमारा उद्देश्य है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि जो हमने पुनः इस कार्यक्रम को बदला है और अब जो ओपन बुक परीक्षा प्रणाली लागू की है उसका सब पालन करें। मगरबी बंगाल में कोरोना के केसेस में जैसे ही इजाफा हुआ, इस पर भी सियासत शुरू हो गई। एक रैली से खिताब करते हुए मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क में कोरोना के धमाके के लिए जिम्मेदार हैं, लिहाजा उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि पीएम ने कोई मनसूबाबंदी नहीं की, इंतजामी सलाहियतों का फुकतान रहा और ये मुकम्मल नाअहली का ही नतीजा है। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी ने न पहले ही कोई मंसूबा बनाया और न ही किसी को ऐसा करने दिया। बिहार में अक़लियतों की फलाही स्कीमों को जमीन पर उतारने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अक़लियती नौजवानों को कर्ज स्कीम से खुद कफील बनाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। ये कहना है सूबे के नए अक़लियती फलाह के वज़ीर जमा खान का। पटना में अक़लियतों के मुख्तलिफ मामलात पर जमा खान से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। बिहार में अक़लियतों की 17% आबादी है। नतीजे के तौर पर कोई भी हुकूमत अक़लियतों के फलाह का दावा करती है। नीतीश हुकूमत भी लगातार अक़लियतों के मसले को हल करने का दावा करते रहे हैं, वादा भी करते रहे हैं। हमारे साथ जमा खान साहब हैं। जमा खान माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हैं, अक़लियती महकमे अक़लियती फलाह के वज़ीर बनाए गए हैं। पहला सवाल यही होगा कि क्या मंसूबा रहेगा अक़लियतों के डेवलपमेंट की अगर बात की जाती है? ज़ाहिर है आप वज़ीर बनाए गए हैं तो कुछ खाका होगा ज़हन में। देखिए, आज नीतीश जी की सरकार जो है, सरकार में 562 करोड़ का बजट है। उस बजट के अनुसार काम चल रहे हैं। जैसे हमारे जो बजट में है पहले से भी था, इसमें थोड़ा बढ़ा दिया गया है। जैसे हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय के लिए निःशुल्क आवासीय विद्यालय जो काम चल रहा है। लेकिन एक साल पहले ऐलान किया गया था, अब तक कहीं भी एक भी रिहायशी स्कूल जो है कहीं पे भी कायम नहीं हो सका, एक भी ज़मीन पर नहीं उतर सका। नहीं, काम चालू है, 4 जगह काम चालू है। जो आपने इस बात सही कहें, थोड़ा स्लो हुआ है, लेकिन जब से मैं जिम्मेवारी संभाला हूँ तब से तो तेज हुआ है। मैंने कई बार पूरे विभाग का मीटिंग करके पूरे जिले से बुलाकर उनका भी मैंने अलग से मीटिंग किया कि जल्द से जल्द ज़मीन पर उतारा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी वो चाहते हैं, चूँकि वो विकास पुरुष हैं, वो चाहते हैं अक़लियत के माइनॉरिटी कुछ काम हो, उसमें कहीं ना कहीं देर हुआ है। लेकिन अब ये देर नहीं होगा। एक सवाल यहाँ ये भी है कि एक अकेली स्कीम है कर्ज देने की स्कीम बिहार हुकूमत की जानिब से, और बिहार सरकार 100 करोड़ रुपया मालियाती फिनांस कॉरपोरेशन को देती है, लेकिन कॉरपोरेशन लोन तकसीम नहीं कर पाता है, पैसे रखे रह जाते हैं और काम नहीं हो पाता है, किसी को फ़ायदा नहीं होता। पिछले दिनों में ऐसा हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पूरे ज़िले के अंदर ये मैंने मैसेज कर दिया है। मैं हर ज़िले के अंदर कई ज़िला में गया भी हूँ और अभी 2-4 दिन बाद ही मेरा प्रोग्राम हर ज़िले में जाऊँगा। हर ज़िले के अंदर मैं मीटिंग करके मैं कह दिया हूँ कि जितना हो सके आप आवेदन डलवाइए, पैसे जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा जो पहले हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। अब बदलाव परिवर्तन हुआ है। अब जो पैसे हैं वो पैसे ज़िले के वाइज जो रखा गया है उस जिला वाइज पैसे बटेंगे, वो जाएंगे। तो क्या मास्टर प्लान आपका रहेगा अक़लियतों के डेवलपमेंट के लिए? बहुत सारी स्कीमें हैं बिहार सरकार की, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ज़मीन पर नहीं उतर पाता। जैसे मैं बताना चाहता हूँ, इस पे पहले था 5 लाख था, इसको 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। इसलिए कर दिया गया कि जो छोटे रोजगार बड़े रोजगार दोनों में कर सकते हैं लोग। 1 लाख था जो उसके भी कोई पेपर नहीं होगा, 1 लाख मिल जाएगा। और 2.5 लाख में कराया कि मैं 2.5 लाख हो जाएगा, उससे कोई पेपर की ज़रूरत नहीं है। और 5 से 10 तक लेना होगा तो पेपर की ज़रूरत है, कोई ना कोई गारंटी चाहिए। ये सब है। उसमें बहुत सारे हमारे गरीब हैं जो उसको फ़ायदा होगा। 2 लाख 4 लाख लेते थे, उससे नहीं हो पाता था। 10 लाख लेंगे तो बड़े काम करेंगे, बड़े कहीं ना कहीं उनका उद्योग लगेगा, उससे काम होगा, ये सब विकास होगा। रही सवाल हॉस्टल का था, हर जिले के अंदर बालक और बालिकाएं छात्राओं के लिए हॉस्टल की है। कई जगह हॉस्टल बने हुए हैं, 35 हॉस्टल बने हुए हैं और हॉस्टल बन रहे हैं, उसका काम जारी है। निःशुल्क उसमें भी है, आवासीय विद्यालय में निःशुल्क है। उसके बाद अभी बात चल रही है बुनकर के लिए।
उसकी बात मैं मीटिंग किया हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा बुनकरों की व्यवस्था की जाएगी जिससे बिजनेस और ये जो थोड़ा सा आगे बढ़े लोग। हमारे बुनकर का काम तो एक तरह से कहें तो एक शुरुआत हुआ था ख़ास तौर से सतरंगी चादर की स्कीम जो है बिहार सरकार ने शुरू की थी अस्पतालों में बिछाने के लिए। सिगोड़ी के बुनकरों के हाथों से बनवाया भी गया था। कुछ दिन स्कीम चला लेकिन फिर जो है वो आगे नहीं बढ़ सका। नहीं, उस पर बात चल रही है। आपने जो बात रखा है सही है, लेकिन इस पर वो बातें चल रही हैं। बहुत जल्द 1-2 महीने के अंदर आपके सामने मैं खुद कहूँगा इस बात को, आपके भी सामने आएगा। ये बात जो आपने कहा है मुझे भी मंथन में किया था, इस पर विचार भी किया और विभाग के लोगों को बैठा के मैंने बात किया। तो हुआ कि पहले तो था लेकिन बीच में ठप हो गया था, लेकिन इसको हम लोग सुचारू रूप से चलाएंगे और जमीन पुतरेगा। एक आखिरी सवाल करेंगे, अभी कोरोना है, कोरोना को लेकर क्या कुछ अपील होगी महकमे अक़लियती फलाह की? वक्फ बोर्ड ने अपनी तरह से लोगों को बताया है, मसाजिद के बंद करने के सिलसिले में भी ख़त रवाना किया है। महकमे अक़लियती फलाह की तरफ से क्या रहेगा आम लोगों के लिए? मैं आपके द्वारा ये कहना चाहूँगा लोगों से कि कोरोना तो है, सही में ये आया हुआ है, एक स्थिति भयावह है, पूरे देश की भयावह है। कहीं ना कहीं किसी गलती हुई है, जो सज़ा सबको मिल रही है। मैं अपने माइनॉरिटी अक़लियत भाइयों से कहना चाहूँगा कि दूरी बना कर रहें। नमाज हो जा चुकी हमारी ज़रूरत है, नमाज तो छोड़ेंगे नहीं हम, तो नमाज घर में पढ़ सकते हैं हम। रमज़ान का महीना एक पवित्र महीना चल रहा है, ये लोग रोज़ा रहें और दुआ करें, इस देश के लिए दुआ करें। निश्चित तौर पर मेरा देश संकट में है, कोई ना कोई किसी गलती हुई है, जिस समय मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से जो गलती हुई हो किसी से भी माफ़ कर दे, सो अमन चैन से रहे। चलिए, शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने का। तो ये थे ज़मा खान साहब। ज़मा खान साहब का कहना है कि अक़लियती स्कीमों को ज़मीन पर उतारने की कोशिश की जाएगी, साथ ही कोरोना को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना मामले पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा था, जिस पर मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में आपके मशवरों का आपकी पार्टी के लीडरों को भी मानना चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडरों पर हमला बोलते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कई बड़े लीडरों ने वैक्सीन पर ही सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो मशवरे दिए तकरीबन पर अमल किया जा चुका है। वाज़ेह है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खत के जरिए 5 मशवरे दिए थे। इस वक्त की अहम खबर इलाहाबाद से, जहां कोरोना की बेकाबू होती सूरत हाल के मद्देनजर इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। आपको बताएं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। 100 से ज्यादा असातिज़ा और मुलाजमीन यहाँ कोरोना के शिकार पाए गए हैं। यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट रजिस्ट्रार AK कन्नौजिया ने इस बात की इत्तला दी है। अहम खबर इलाहाबाद में कोरोना की बेकाबू होती सूरत हाल के मामले से जुड़ी हुई। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 100 से ज्यादा असातिज़ा और मुलाजमीन कोरोना के शिकार पाए गए हैं और इस बात की जानकारी यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट रजिस्ट्रार AK कन्नौजिया ने दी है। एक तरफ जहां कोरोना के मद्देनजर ममता बनर्जी ने कोलकाता में तशहीरी प्रोग्राम मंसूख कर दिए, वहीं वज़ीर दाखिला अमित शाह तशहीरी मुहिम में तेजी ला रहे हैं। आज उन्होंने 2 बड़ी रैलियों से खिताब किया और कहा कि ममता बनर्जी की जड़ जमीनी सतह पर कमजोर है, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। हालांकि वज़ीर दाखिला अमित शाह के इंतखाबी जलसे में कोरोना ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी, मास सोशल डिस्टेंसिंग का फुकदान दिखा। अमित शाह का मुकम्मल इंटरव्यू न्यूज़ 18 उर्दू पर 9:30 बजे देख सकते हैं। ममता बनर्जी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती हैं और बोलती हैं कि उन्होंने कन्याश्री, स्वास्थ्य श्री और बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि जो विमेन वोट बैंक है वो इससे बेनिफिट हुआ है और वो अब साइलेंट वोटर है उनके फेवर में। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जीतने का बहुत बड़ा कारण कोई होगा तो बंगाल की महिला मतदाता है। जब जब हिंसा होती है सबसे पहला सहन करने वाला जो वर्ग होता है वो उस समाज की महिलाएं होती हैं। जब जब गरीबी बढ़ती है सबसे ज्यादा समाज की महिलाओं को सहन करना पड़ता है और जब जब अव्यवस्था होती है तब भी समाज की महिलाओं को सहन करना पड़ता है। 33% बंगाल में फ्लोराइड वाला पानी पिया जाता है, 33% बंगाल में, जबकि गंगा जमुना का पूरा पानी यहाँ पर आता है। 60 फुट नीचे पानी है,
गांव में नल से पानी देने की व्यवस्था नहीं हुई इतने सालों से। क्या बात कर रही है महिलाओं की। टॉयलेट मोदी जी ने भेजा है, उनको घर की छत मोदी जी ने भेजी है, और शुद्ध पीने का पानी भी अब मोदी जी भेज रहे हैं। महिलाओं की बातें करने से कुछ नहीं होता। गैस का सिलेंडर भी महिलाओं को मोदी जी ने भेजा है, और ये महिलाएं जानती है अच्छे तरीके से कि आज धुआं नहीं है मेरी झोंपड़ी में तो उसका कारण नरेंद्र मोदी है। आज मेरे घर में उजाला है तो उसका कारण नरेंद्र मोदी है। आज मेरे घर में टॉयलेट है, मुझे शर्म से बाहर खुले में शौच क्रिया के लिए नहीं जाना पड़ता है, तो उसका कारण इस शर्म से मुझे नरेंद्र मोदी ने बचाया है। और उसको ये भी मालूम है कि कल यहाँ भाजपा की सरकार होगी तो मेरे परिवार की स्वास्थ्य की भी चिंता होगी। तो महिला मुख्यमंत्री ने महिलाओं की चिंता करी होती तो शायद ये दिन ना आता। आज मेरा रोड शो देखा होगा, 2 रोड शो देखा, दोनों रोड शो में 3-3 एम्बुलेंस आई। मेरे 32 रोड शो में 3-3 एम्बुलेंस आई है। हर चुनाव के अगले दिन एक गलत लेटर भी प्रचारित हो जाता है। आरएसएस का कोई कार्यकर्ता मोदी जी को चिट्ठी लिखेगा या मुझे लिखेगा या नड्डा जी को लिखेगा कि बहुत खराब स्थिति है, हम हार रहे हैं वगैरह वगैरह। फर्जी लेटर होता है, मगर इस तरह से पॉलिटिक्स नहीं चलती है। ये क्लासरूम की FISY-TY की पॉलिटिक्स है जो किसी ने ममता दीदी को। और इस वक्त की एक अफसोसनाक खबर आपको दे दें। मशहूर उर्दू अदीब, अफसाना निगार, नॉवेल निगार मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का इंतकाल हो गया है। दिल्ली के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, कोरोना से मुतासिर थे और मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का ताल्लुक़ बिहार के आरा से था। बेहद अफसोसनाक खबर उर्दू दुनिया के लिए। मशहूर उर्दू अदीब, अफसाना निगार, नॉवेल निगार मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी का इंतकाल हो गया है। दिल्ली के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, कोरोना से मुतासिर थे। नीलाम घर, लिटरेसी कैंप, गुलाम बख्श, दीगर कहानियाँ, आबे रवान कबीर, कुछ ऐसी किताबें हैं जो हमेशा उनके कलम के लिए याद रखी जाएगी। सिलसिला रोज़ो शब, शहर चुप है। तो मशहूर उर्दू अदीब, अफसाना निगार मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी नहीं रहे। खबरों में इतना ही। आदाब।